Hello everyone, welcome to my channel. My name is Kamini Chauhan and today we are going to do the Napoleon Code of 1804 or we can say Civil Code of 1804. नेपोलियन ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए थे, जैसे कि आप सभी के स्कूल्स में या फिर आपके कॉलेजेस में हर जगह कुछ ना कुछ रूल्स, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। इसी तरीके से जो नेपोलियन था वो जिस टेरिटरीज को जीतता चला जा रहा था वहां पर उस क्षेत्र के लिए वो कुछ ना कुछ नियम बनाता जा रहा था और वो कोड ऑफ कंडक्ट उस हर क्षेत्र पर अप्लाई होते थे जहां पर नेपोलियन का राज होता चला जा रहा था। आप सभी जानते हैं कि फ्रांस की क्रांति के बाद फ्रांस में बदलाव होने शुरू हो जाते हैं और अंततः जो नेपोलियन है वहां पर डेमोक्रेसी रिमूव कर वहां पर फिर से अपना ही राज कर लेता है। लेकिन नेपोलियन जो है वो कुछ पॉजिटिव चेंजेस फ्रांस में लेकर आ रहा था। तो क्या पॉजिटिव चेंजेस थे जो लोगों को, नेपोलियन एक मोनार्कियल सिस्टम की तरह ही था, मतलब एक डिक्टेटर की तरह ही रूल कर रहा था, बट फिर भी लोगों को वो पसंद आ रहा था। तो ऐसे क्या बदलाव थे जो नेपोलियन ने अपने क्षेत्र में लाए, यानी अपनी टेरिटरीज में अप्लाई करे और लोगों को वो पसंद दिया है। तो देखते हैं क्या थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इक्वालिटी बिफोर द लॉ वाज एस्टेब्लिश्ड। उसने कानून के समक्ष सभी को क्या कर दिया, समान कर दिया। कानून के प्रति सभी को समान है। मीन्स जो बर्थ राइट गिवन थे फ्रांस में, जो बर्थ राइट गिवन थे लोगों को, वो सब रिमूव कर दिए गए। जैसे कि आप जानते हैं कि फ्रांस में पहले क्या था कि पहले फ्रांस जो है वो 3 भागों में बटा हुआ था, 3 एस्टेट में बटा हुआ था। फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट। जो थर्ड एस्टेट के लोग थे वो सबसे ज्यादा कर देते थे और जो आगे के जो 2 एस्टेट के लोग थे, यानी कि फर्स्ट एस्टेट एंड द सेकंड एस्टेट, उनको ये बर्थ राइट मिला हुआ था, मतलब जन्म से ही अधिकार मिला हुआ था कि उन्हें कोई कर देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब इस चीज को हटा दिया गया। कानून के प्रति अब सब बराबर होंगे, चाहे वो राजा का बेटा क्यों ना हो, चाहे वो एक छोटा सा किसान ही क्यों ना हो, सब कानून के प्रति या कानून के समक्ष सब समान होंगे। ठीक है, तो उस कानून के समक्ष समान था। दूसरा उसने करा सिक्योरिटी, राइट टू प्रॉपर्टी। उसने राइट टू प्रॉपर्टी को सिक्योर कर दिया। मीन्स किसी की संपत्ति अब कोई हड़प नहीं सकता था। राइट टू प्रॉपर्टी को सिक्योर कर दिया गया, संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षित किया गया। सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का मतलब क्या है यहाँ से, जैसे कि अगर कुछ चीज आसान होती है या इजी होती है तो हमें समझने में आसानी होती है, हमें माइंड में कुछ टेंशन नहीं होती। ऐसे ही जो नेपोलियन था उसने क्या करा, उसने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को बिल्कुल इजी कर दिया, बिल्कुल सिंप्लीफाइड कर दिया, सो दैट कोई टेंशन ही ना हो। क्योंकि जहाँ टेंशन अराइज होती है वहीं लोगों के मन में क्रांति करने की भावना अराइज हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले उसने क्या करा, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को इजी कर दिया, मीन सिंप्लीफाइड कर दिया, बिल्कुल सरल बना दिया। ठीक है, चौथा उसने क्या करा, फ्रीड पीजेंट फ्रॉम सर्फडम एंड मैनोरियल ड्यूज। थोड़े 2 वर्ड हैं, इसको थोड़ा समझो, सर्फडम एंड मैनोरियल ड्यूज। सर्फ्स होते थे जो लोगों से कर वसूलते थे, जो जैसे मान लो कि बड़े जमींदार हैं तो वो किसानों से अपनी जमीन पर काम कराते थे और सब खुद रख लेते थे, उसमें से कुछ बचाते थे और वो किसानों को दे देते थे, और किसानों को भी कुछ देना उनको पड़ता था। तो वो सब जो किसानों को उनको देना पड़ता था, मतलब मैनर्स को देना पड़ता था। मैनर मतलब वो लोग जो कि उस जमीन की मालिक है। तो यानी ये सभी मैनोरियल ड्यूज को किसानों के लिए फ्री कर दिया गया, मतलब अब किसानों को इनसे मुक्त कर दिया गया था। किसानों को कोई भी मैनोरियल ड्यूज देने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, नाउ गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन मतलब पहले क्या होता था कि जो मर्चेंट्स होते थे या फिर जो व्यापारी हुआ करते थे, उनको ट्रेडिंग करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना था तो उस पर प्रतिबंध लगा हुआ था, बहुत सारे प्रतिबंध लगे हुए थे, रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे। तो रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया। अब कोई भी व्यापारी आसानी से व्यापार कर सकता था, जिसमें अब व्यापार में भी काफी वृद्धि हो गई थी, व्यापार करने में कोई परेशानी अब नहीं होती थी। ठीक है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वाज इम्प्रूव। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर दिया गया, मीन्स परिवहन और संचार को भी इम्प्रूव कर दिया गया। तो ये सब बदलाव थे जो कि नेपोलियन ने किए थे, जो लोगों को पसंद भी आ रहे थे। हालांकि उसने डेमोक्रेसी को वहां से हटा दिया था, बट फिर भी लोगों को वहां पर नेपोलियन पसंद आ रहा था। ठीक है, इसके अलावा जो नेपोलियन था उसने अपने अलग अलग क्षेत्रों पर भी जो है वॉर्स करना स्टार्ट कर दिया था, उसको अपने कब्जे में करना स्टार्ट कर दिया था। इससे नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था नेपोलियन के कोड के बारे में, अब हम पढ़ेंगे कि नेशनलिज्म कैसे यूरोप में अराइज होता है। वी ऑल नो दैट नो नेशन स्टेट्स वर इन यूरोप बिकॉज ऑफ नॉट कॉमन आइडेंटिटी और कल्चर। वहां पर यूरोप में कोई भी नेशन हम नहीं कह सकते। आप सबसे पहले समझो कि नेशन क्या होता है। नेशन हम उस जगह को कहते हैं जहां पर सब लोग एक कॉमन आइडेंटिटी शेयर करते हैं या एक कॉमन कल्चर से बिलोंग करते हैं, तो उसको हम नेशन बोलते हैं। ठीक है, तो क्योंकि कोई भी कॉमन आइडेंटिटी, कॉमन कल्चर था नहीं, तो इसलिए कोई भी नेशन होता ही नहीं था। ठीक है, पीपल रिसाइडिंग इन डिफरेंट एरियाज स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज। सब अलग अलग जिस एरिया में रहते थे वो सब अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे। ठीक है, सो
मतलब पहले की बात हो रही है कि यूरोप में कोई भी नेशन स्टेट नहीं होता था, क्योंकि सभी लोग जो रह रहे थे वो अलग अलग आइडेंटिटी से बिलोंग करते थे, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे। तो हम उस क्षेत्र को या उस जगह को नेशन नहीं बोल पाते थे, क्योंकि सब अलग अलग जगह से बिलोंग करते थे। जैसे कि भारत है, तो हम एक कलेक्टिव आइडेंटिटी शेयर करते हैं। हम सब भारतीय हैं, हालांकि हम अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, बट वी आर अ नेशन, बिकॉज हमारे बीच में जो एक कॉमन चीज है वो है हमारा देश। हम एक देश में रहते हैं, और हमारे लिए, अगर किसी साउथ के व्यक्ति के लिए जो तिरंगा है वही मेरे लिए भी वही तिरंगा होगा, मतलब नॉर्थ के किसी व्यक्ति के लिए भी तिरंगा वही होगा। ठीक है, तो हम एक कलेक्टिव आइडेंटिटी शेयर करते हैं यहाँ पे। नाउ हम पढ़ने वाले हैं व्हाट डिड द लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। लिबरल नेशनलिज्म से क्या मतलब है? लिबरल नेशनलिज्म ये क्या होता है? लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम। लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम। लिबरल का वर्ड जो है वो फ्रीडम से निकला है। लिबरलिज्म मतलब फ्रीडम होता है, मतलब आजादी होता है, स्वतंत्रता होता है। फॉर द इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति के लिए, एंड इक्वालिटी फॉर ऑल बिफोर द लॉ, यानी कि समानता किसके प्रति? किसके समक्ष? लॉ के समक्ष, यानी कि कानून के समक्ष सब लोग समान हो, स्वतंत्र हो, उसको हम लिबरलिज्म बोल रहे हैं। और क्या होता है? द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का एंड। ऑटोक्रेसी का मतलब क्या होता है? जब कोई एक व्यक्ति पूरे देश पर राज करता है और अपने अपनी चलाता है, ऑटोक्रेसी करता है, मतलब कोई एक व्यक्ति। ठीक है। एंड क्लरिकल प्रिविलेज, जिसको हटा दिया जाए। क्लरिकल प्रिविलेज का मतलब जो स्पेशली किसी को बर्थराइट दिए गए हैं, उसको टैक्स से फ्री कर दिया गया है, उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इन सब चीजों को हटा दिया जाए। और कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, मतलब जो लिबरल लोग होते हैं वो एक कॉन्स्टिट्यूशन की मांग करते हैं, एक संविधान की मांग करते हैं। और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट चाहते हैं, मतलब एक ऐसा व्यक्ति चाहते हैं हेड में, जो कि लोगों के द्वारा चुना गया हो, जो लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा हो वहां पर थ्रू पार्लियामेंट, और वो पार्लियामेंट के द्वारा चुना गया हो। इन दी इकोनॉमिक स्फीयर लिबरलिज्म स्टूड फॉर, यानी इकोनॉमी में इसका क्या मतलब होता है? फ्रीडम ऑफ मार्केट्स, यानी मार्केट्स में फ्रीडम हो। डेवोल्यूशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस, स्टेट स्टेट के प्रति जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं उनको हटा दिया जाए। ऑन दी मूवमेंट ऑफ गुड एंड कैपिटल, जैसे कि अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई सामान भेजना होता था या बेचना होता था तो उस पर रिस्ट्रिक्शन लगे हुए थे, उनको हटा दिया जाए। तो इकोनॉमिक लिबरलिज्म में तो ये चीज हो गई। बाकी लिबरलिज्म का मतलब यहाँ पर स्वतंत्रता होता है, जिसमें सभी लोग क्या है, इक्वल माने जाए, रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट के द्वारा चुना जाए, गवर्नमेंट जो हो वो सभी के प्रति समान हो, इक्वालिटी का बिहेव करती हो। ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं ज़ोल्वेरिन के बारे में। ज़ोल्वेरिन एबोलाइज्ड टैरिफ बैरियर। ज़ोल्वेरिन एक ग्रुप ऑफ मर्चेंट हुआ करता था, जो लिबरल ग्रुप था। ज़ोल्वेरिन एबोलाइज्ड टैरिफ बैरियर, इन्होंने टैरिफ बैरियर हटा दिए। वी ऑल नो दैट टैरिफ बैरियर्स क्या होते हैं? जब एक सीमा से दूसरी सीमा पार करने के लिए हमें कर देना पड़े या कुछ पे करना पड़े, वो टैरिफ बैरियर्स होते हैं। यानी बैरियर मतलब रुकावट, अवरोध। रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज टू 2, इतनी सारी जो करेंसी थी अलग अलग स्टेट में उनको कम कर दें, इतनी सारी करेंसी को कम कर दे, तो कम से कम 2 ही करेंसी हो। ठीक है। एंड प्रमोटेड अ नेटवर्क ऑफ रेलवे, और रेलवे के नेटवर्क को प्रमोट किया गया ताकि मोबिलिटी बढ़े, यानी कि हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा पाए। ठीक है। तो यहाँ पर हमने आज ये इतना पढ़ लिया। आगे अब हम समझेंगे अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, 1815 के बाद कैसे वहां पर फिर से रूढ़िवादिता आ जाती है। आप देख रहे हैं कि अभी तो हम लिबरलिज्म की बात कर रहे थे और फिर से कंजर्वेटिज्म, ये कैसे हो सकता है? अभी तो हम बात कर रहे थे स्वतंत्रता की और फिर से अब कंजर्व हो रहे हैं। तो 1815 के बाद ऐसा क्या हुआ? 1815 में ऐसे क्या हुआ? तो यहाँ पर क्या होता है? द वॉर ऑफ वाटरलू, वाटरलू का बैटल 1815 में, जिसमें नेपोलियन हार जाता है, और नेपोलियन के हारने की वजह से वहां पर फिर से फ्रांस में कंजर्वेटिज्म आ जाता है, मतलब रूढ़िवादिता। फिर से जो रूढ़िवादिता सोच पहले से चलती आ रही थी, मोनार्कियल सिस्टम चलता आ रहा था, फिर से वही आया था। इतनी सब क्रांतियां हुई, सब कुछ हुआ, सब कुछ बदलाव हुए, और फिर से क्या हुआ? फिर से कंजर्वेटिज्म आ जाता है 1815 में। ठीक है। तो वही हम पढ़ने वाले हैं, a new conservatism after 1815 believed that a stabilized institution of state and society should be preserved with the changes initiated by the Napoleon। जो नेपोलियन के द्वारा चेंजेस किए गए थे अब उन सबको हटा दिया गया और वापस से अब कुछ नए चेंजेस लाए गए थे। वही क्या क्या चेंजेस लाए गए? जब नेपोलियन हार जाता है वाटरलू के युद्ध में, वाटरलू की जो लड़ाई होती है 1815 के बाद, जब वो हार जाता है तो ट्रीटी ऑफ वियना होती है। तो ट्रीटी ऑफ वियना में क्या क्या चीज डिसाइड की जाती हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं।
जो ट्रीटी ऑफ वियना था उसमें जो मेन हेड थे, मतलब जो उसको प्रिसाइड कर रहे थे, वो थे ड्यूक मैटरनिक। ड्यूक मैटरनिक के बारे में भी हम पढ़ेंगे, जो कि कहते थे कि जो ज्यूसेppe मैत्सनी है वो तो सबसे बड़ा दुश्मन है कंजर्वेटिज्म का। तो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि 1815 में क्या क्या रिस्टोर किया गया। आप देख रहे हैं बर्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड टू पावर इन द फ्रांस। आप देख रहे थे कि पहले जो बर्बन डायनेस्टी हुआ करती थी लुई 16 वाले टाइम पर, वही बर्बन डायनेस्टी को फिर से रिस्टोर कर दिया गया फ्रांस में। जो इतने साल तक बदलाव लाए गए, वापस से उनको बदलावों को बदल दिया गया। देखिए, अ सीरीज ऑफ स्टेट्स क्रिएटेड ऑन द फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। स्टेट्स जो क्रिएट किए गए थे, अब क्या कर दिया गया, सीरीज ऑफ स्टेट्स क्रिएटेड ऑन द एक्सपेंशन ऑफ फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में एक्सपेंशन के लिए स्टेट्स क्रिएट कर दिए गए। जर्मन कन्फेडरेशन वाज लेफ्ट अनटच्ड। जर्मन कन्फेडरेशन पे कुछ भी उसको अनटच छोड़ दिया गया, उस पर कुछ भी बदलाव नहीं किए गए। तो ये ट्रीटी ऑफ वियना था। आपने देखा था जो भी फ्रांस, जो भी नेपोलियन ने टेरिटरी जीती थी वो सब वापस ले ली गई फ्रांस से, ठीक है, क्योंकि फ्रांस में उसे जोड़ दिया गया था नेपोलियन ने, क्योंकि उसे जीता था। बाद में जब वो नेपोलियन हार जाता है तो वो वापस से फ्रांस से छीन ली जाती हैं और वापस से फ्रांस में बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर कर दिया जाता है। तो यानी कि वापस से कंजर्वेटिज्म आ जाता है 1815 में। लेकिन अब जो कंजर्वेटिज्म था वो पहले ही कंजर्वेटिज्म से थोड़ा सा अलग था। अब के जो कंजर्वेटिज्म थे, अब वो थोड़ा सा बदलाव अलाउ कर रहे थे, बदलाव तो चाहते थे लेकिन धीरे धीरे बदलाव हो ये चाहते थे, ठीक है। तो हम ज्यूसेppe मैत्सनी के बारे में पढ़ेंगे। ज्यूसेppe मैत्सनी जो थे मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनारी। कार्बोनारी एक सीक्रेट सोसाइटी थी, उसके वो एक मेंबर थे, ठीक है। फाउंडेड यंग इटली इन मार्साई। उन्होंने एक यंग इटली नाम से एक संस्था खोली, मतलब यंग इटली नाम से एक ग्रुप बनाया और एक यंग यूरोप नाम से भी ग्रुप बनाया। तो यंग इटली तो मार्सेल्स में खोली थी और यंग यूरोप बर्न में खोला था, ठीक है। बिलीव इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली इनटू अ रिपब्लिक। वो चाहते थे कि जो इटली हो, इटली का यूनिफिकेशन हो जाए और एक वो रिपब्लिक कंट्री बन जाए, ठीक है। तो ज्यूसेppe मैत्सनी ये चाहते थे। लेकिन बाद में जब इटली का एकीकरण होता है वो ये वहां पर साथ पूरा पूरा देते हैं, पर वो चाहते थे कि इटली रिपब्लिक हो, लेकिन वहां पर वो मोनार्कियल होना चाहते थे। देखते हैं अब क्या क्या बदलाव होता है। इटली के एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।